अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग सेट 10 के जो रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको आज हम कवर करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग से रिलेटेड सेट 10 में, ऑलरेडी हम लोग कुछ क्वेश्चन उसके देख चुके हैं, और जो रह गए हैं उन क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। इंग्लिश का और उर्दू के क्वेश्चंस को हम रेफर करेंगे। ज़्यादातर इंग्लिश के ही क्वेश्चन को रेफर करना है, क्योंकि उर्दू और जो मराठी होता है वो इंग्लिश का ट्रांसलेशन होता है, और कभी-कभी उसमें, कभी-कभी नहीं, एक्चुअली ज़्यादातर उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से समझने में परेशानी होती है। तो इससे बेहतर है कि आप एक बार इंग्लिश के क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए, उसके बाद चाहें तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उर्दू का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन का जो अरेंजमेंट होता है आप उसको ही रेफर करिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं। A, B, C, D, E, F, G are sitting in a straight line, not necessarily in the same order, facing north। यानी A, B, C, D, E, F, G, H जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर बैठे हैं, लेकिन ये जिस सीक्वेंस से बता रहा है उस सीक्वेंस से नहीं बैठे हैं, और ये सब नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। ओके, ओनली 2% सीट बिटवीन F एंड G। अब यहाँ पे हमको बता रहा है कि F और G के बीच में जो है दो लोगों की जगह खाली है। ओके, लेकिन F और G कहाँ पर आएंगे, ये भी तो चाहिए ना हमको। G सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। अब G की पोजीशन बता दिया कि B के लेफ्ट में है, तो इसके लिए तो हमको B की पोजीशन चाहिए। D सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, और D जो है ये C के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर है, लेकिन इसके लिए C की पोजीशन चाहिए। E सीट एग्जैक्टली बिटवीन G एंड B, और जो E है वो एग्जैक्टली किसके बीच में है, B और G के बीच में है, लेकिन इसके लिए भी हमको B और G की पोजीशन चाहिए। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, देखिए, एक ही अल्फ़ाबेट के बेस पर हम बाकी के अरेंजमेंट इजीली कर सकते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पर देखिए किसकी दी गई है, यहाँ पर जो एग्जैक्ट पोजीशन दी गई है बी की, देखिए, बी सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। यानी जो बी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए, बी सीट एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, यानी ये जो रो है, ओके, ये कुछ इस तरह से लाइन है। ओके, इस लाइन पर 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3, ओके, 7 है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7 पर्सन है। ओके, अब क्या कह रहा है, देखिए, बी सीट्स एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो। अब अगर नॉर्थ की तरफ इनका फेसिंग है, इस साइड में नॉर्थ की तरफ फेसिंग है, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो एक्सट्रीम राइट पर कौन बैठा है, यहाँ पर बी बैठा है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। अब देखिए बी के हिसाब से हम बाकी की पोजीशन कैसे लेते हैं। अब देखिए बी के हिसाब से किस किस की पोजीशन ली गई, देखिए, जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब जी कहाँ पर है, देखिए, बी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर, ये बी का लेफ्ट हो जाएगा इस साइड में, और इसके सेकंड नंबर पर कौन है, देखिए, यहाँ पर जी है। अब जी के हिसाब से किसकी पोजीशन दी गई, देखिए, ओनली 2% सीट बिटवीन एफ एंड जी, यानी एफ और जी के बीच में दो लोगों की जगह खाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये एफ और जी के बीच में दो लोगों की जगह खाली थी। ठीक है, ये हमारा हो गया। जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये भी हमारा हो गया। डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब डी जो है वो सी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर है, लेकिन हमको डी और सी की पोजीशन ही नहीं पता है। ठीक है, ई सीट एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी। ई जो है ये जी और बी के एग्जैक्टली बीच में है, जी एंड बी सीट एट द एक्सट्रीम राइट, ये हो गया। ओके, अब देखिए, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब इसको अगर हम गौर करेंगे तो लेफ्ट में जो है कौन आ रहा है, डी आ रहा है, कितने नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सी की पोजीशन लेते हैं तभी यहाँ पे तीसरे नंबर पर जो है डी आ सकता है। ओके, तीसरी पोजीशन पर इसके सी के लेफ्ट में, यही बस यही पोजीशन सी की आ सकती है, तो ही लेफ्ट में तीसरे नंबर पर डी की पोजीशन यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में आ रही है। ओके, अब कौन बच गया, देखिए, हमारे पास क्या बच गया, अभी यहाँ पर ए बच गया, तो जाहिर सी बात है ए की पोजीशन यहाँ पर होंगी। तो देखिए, इस तरह से ये जो सीटिंग अरेंजमेंट हमको दिया गया है। अब मेन क्वेश्चन की तरफ हमको जाना है। मेन क्वेश्चन क्या है, हमको ये देखना है। तो देखिए, यहाँ पे क्या देखना है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन, यानी लाइन के एग्जैक्टली दरमियान में कौन बैठा है। देखिए, यहाँ पे दरमियान में पूछा है, यानी मिडल में, सबसे मिडल में यहाँ पर कौन बैठा है, हमको ये पता लगाना है। तो देखिए, 7 पर्सन से 3 इधर से और 3 इधर से, एग्जैक्टली मिडल में कौन है, यहाँ पर सी है।
तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सी जो है इसका सही जवाब आना चाहिए। ओके, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट जो है आपको इससे भी रिलेटेड, एक ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सीटिंग अरेंजमेंट एकदम अच्छे से आपको एक जगह पर करके रखना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है फिर जो डिसाइड करना है कि कौन सा कहाँ पर आएगा। ओके, तो सी जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सी यहाँ पर इसका सही जवाब दिया गया है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। हाउ मैनी रूरल अनएजुकेटेड पीपल्स आर एम्प्लॉयड। यानी नीचे दिए गए सवाल का जवाब दिए गए मंदरजा आदाद व शुमार के एहतियात से पढ़े। कितने देही गैर तालीम याफ्ता लोग मुलाजिम हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, देखिए यहाँ पर ये वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो ट्रायंगल दिया गया है ये एजुकेटेड लोगों का है, ये जो सर्कल दिया गया है ये एम्प्लॉयड लोगों का है। ओके, और ये जो छोटे वाला सर्कल दिया गया है ये रूरल एरिया रूरल का है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कितने रूरल अनएजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, यानी अनएजुकेटेड कितने लोग ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड है और एम्प्लॉयड है। यानी हमको ये देखना है कि जो दोनों सर्कल के बीच में तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रायंगल है इसके बीच में नहीं आ रहे हैं ये दोनों। तो देखिए यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो ये दो सर्कल के बीच में तो ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन इस ट्रायंगल में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो है ये एजुकेटेड का है और हमको अनएजुकेटेड लेना है, यानी ट्रायंगल से बाहर। लेकिन हमको ऐसे लोग भी लेना है जो एम्प्लॉयड है और रूरल है, तो रूरल वाला ये वाला सर्कल है और एम्प्लॉयड वाला ये। तो दोनों की इसमें कौन सा आ रहा है, देखिए यहाँ पर 10, ये 10 जो है ये दोनों रूरल और एम्प्लॉयड में आ रहा है और एजुकेटेड के बाहर है। तो यानी 10 लोग ऐसे हो जाएंगे जो अनएजुकेटेड रूरल एम्प्लॉयड है, यानी गैर तालीम याफ्ता लोग मुलाजिम हैं। ओके, देही गैर तालीम याफ्ता लोग मुलाजिम हैं। तो 10 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखते हैं हम, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 10, तो 10 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। नीचे दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बेजोड़ को हमको तलाश करना है, तो ऑप्शन नंबर ए है B4, ऑप्शन नंबर बी है E25, ऑप्शन नंबर सी है D16 और ऑप्शन नंबर डी है 191। तो देखिए यहाँ पर 191 ही हमको बेजोड़ नजर आ रहा है, क्योंकि सब में अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर सिर्फ नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज। हमको यहाँ पे क्या करना है, जो नंबर सीरीज दी गई है इसमें से हमको जो है रॉन्ग टर्म को निकालना है कि यहाँ से रॉन्ग टर्म क्या होगा, कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग टर्म कौन सा होगा, देखिए 1, 8, 9, 64, 26 और 16, यानी 1, 8, 9, 64, 26 और 216 दिया गया है। तो देखिए आप अगर इन नंबर पर गौर करेंगे तो इनमें खास बात क्या है, देखिए यहाँ पर 9, 64, इसको तो आप पहचान सकते हैं कि 9 जो है स्क्वायर है, 64 भी 8 का स्क्वायर है। लेकिन अगर इसको और अच्छे से आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि ये जो 1 है, सपोज हम इसको 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 जो है ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर भी हो सकता है, 1 का क्यूब भी हो सकता है। तो ठीक है, हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 8 जो है ये 2 का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन 2 का क्यूब है, यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट वाला 2 का क्यूब हो गया। अब देखिए 9 की तरफ अगर हम जाते हैं तो 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, बराबर। 64 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये 4 का क्यूब है। यानी यहाँ पे देखिए अल्टरनेट एक नंबर का स्क्वायर लिया गया है, एक नंबर का क्यूब लिया गया है। अब 3 के बाद आता है 5, यानी यहाँ पर नेक्स्ट नंबर चाहिए 5 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 बराबर है, ये 1 बराबर है, यहाँ पर 8 भी बराबर है, यहाँ पर 9 भी बराबर है, यहाँ पर 64 भी बराबर है। लेकिन 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर 26 दिया गया है। और 6 का क्यूब अगर हम देखेंगे तो ये 216 एग्जैक्टली करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमको रॉन्ग टर्म पहचानना है, तो रॉन्ग टर्म कौन सा, यहाँ पर 26 है, क्योंकि क्या आना चाहिए था, यहाँ पर 25 आना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है 26 यहाँ पर रॉन्ग टर्म होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, द एवरेज ऑफ 1 आवर 10 मिनट्स एंड 3 सेकेंड इज, यानी 10 कितना 1 घंटा 10 मिनट और 3 सेकेंड का एवरेज यहाँ पर
क्या होगा हमको ये देखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सभी को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो हम क्या करेंगे, 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 इंटू 60 जब हम लेंगे तो यह आता है 3600, यानी 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ओके, उसके बाद कितना है, 10 मिनट्स है। अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं अगर, तो 10 मिनट्स में कितने होंगे, तो 10 इंटू 60 हम करेंगे। तो यहाँ पर यह आता है 600। ओके, उसके बाद हमको लास्ट में दिया गया है 3 सेकंड। तो अब हमको क्या करना है, 3600, 600 और 3 का एडिशन करना है। तो हम इसका एडिशन कर लेते हैं। तो देखिए किस किस का एडिशन करना है हमको एडिशन करना है 3600। ओके, उसके बाद हमको लेना है 600। ओके, उसके बाद हमको लेना है 3। अब इन सब का एडिशन हम करते तो कितना आता है, देखिए ये आ गया 3, यहाँ पे 0, 6 and 6 12 के 2 कैरी 1, 3 और 1 होता है 4, यानी 4203 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 4203 को 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों 3 से, क्योंकि 3 टर्म यहाँ पर ली गई है, आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो हम इसको 3 से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 1, तो ये 12 हो गया। 3 4 जा 12, 0 के 0, 3 1 जा 3, यानी 1401 सेकेंड जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। 1401। ओके, तो 1401 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। चेक कर लेते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन गिवन बिलो आर बेस्ड ऑन द लेटर सीरीज। इन ईच ऑफ दीज सीरीज सम लेटर्स आर मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इफ मोर देन 5 लेटर्स आर मिसिंग, सिलेक्ट द लास्ट 5 लेटर्स ऑफ द सीरीज। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ अल्फाबेट सीरीज दी गई है, मिसिंग लेटर्स हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही होना चाहिए, और ऑप्शन में कुछ और ही दिया गया है। तो मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ क्या आना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी और को कोई और कुछ सोल्यूशन आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है, एक्स वाई जेड, फिर 2 ब्लैंक स्पेस है। देखिए तो 2 ब्लैंक स्पेस में यहाँ पर देखिए यू दिया गया है और यहाँ पर वी दिया गया। अगर हम कंपैरिजन करें कितने कितने के पेयर बन सकते हैं, देखिए कितने अल्फाबेट है, एक्स वाई जेड और एक वी, 5 अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। तो 5-5 के ग्रुप बन सकते हैं, यानी यहाँ पर ये 2 ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पर हम इसको 5 का एक ग्रुप बना सकते हैं। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर वी पर एक बनेगा, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक बनेगा। इस तरह से 5-5 के ग्रुप बनेंगे। तो देखिए पहला क्या है, एक्स वाई जेड यू और ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से वी आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम मैच करते तो देखिए यहाँ पे ये मैच हो रहा है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर यू आना चाहिए, और यहाँ पर ये तो हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, तो देखिए उसका पहला ही ब्लैंक है, तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से एक्स आना चाहिए, क्योंकि देखिए y है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे y है, तो उससे पहले हमारे पास x आना चाहिए, नहीं यहाँ पर x आ जाएगा। फिर ये y एज इट इज है, z एज इट इज है, फिर ब्लैंक स्पेस है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो देखिए z के बाद यहाँ पर u है, तो यहाँ पर भी z के बाद u आना चाहिए इस तरह से। उसके बाद देखिए v दिया गया है। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर और ब्लैंक स्पेस है, 2 ब्लैंक स्पेस है वी के बाद, यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्स वाई इस तरह से आना चाहिए, फिर जेड दिया गया है। ओके, एक्स वाई जेड, फिर यू वी कुछ इस तरह से आना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए ब्लैंक स्पेस में, देखिए सबसे पहले वाले ब्लैंक स्पेस में हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर, सॉरी ये वाला ब्लैंक स्पेस नहीं है। ओके, क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास यहाँ पर ये वी आ रहा है, उसके बाद देखिए ये एक्स आ रहा है, फिर ये वाला यू आ रहा है, फिर एक्स वाई आ रहा है। इस तरह से 5 बोला है ना हमको, स्टार्टिंग के 5 को ही लेना है लेटर, तो वी एक्स यू एक्स वाई इस तरह से आ रहा है, वी एक्स यू एक्स वाई। तो देखिए वी एक्स यू एक्स वाई यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। तो देखिए अगर आप लोगों को लगता है आंसर जो है ए दिया गया है, ए क्या है, देखिए हम ए रख कर देखते हैं। देखिए इस तरह से सवाल, ये एक्स वाई जेड यू, और यहाँ पे देखिए वापस से यू दे दिया गया है, यानी ये ब्लैंक स्पेस में डबल से यू बता रहा है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड वाले ब्लैंक स्पेस में वी आना चाहिए, यानी यहाँ पर इसके बाजू में वी बता रहा है, फिर ये वाई जेड, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पर ये एक्स बता रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, देखिए फिर से वी है, फिर ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पर y और z बता रहा है। तो देखिए बिल्कुल भी ये मैच नहीं कर रहा है किसी भी एंगल से।
तो देखिए अगर किसी और को कोई और इसका सोल्यूशन आता है या कुछ और पेयरिंग बनती है यहाँ पर, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट करके, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी बता दूंगी। ओके, तो इस आंसर को हम फिलहाल के लिए स्किप करते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो है कंप्लीट द सीरीज करनी है। VU?RPOML। देखिए इस सीरीज को अगर आप देखेंगे तो ये इस जानिब से अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमको जो है सीक्वेंस में नजर आती है। देखिए L और M का पेयरिंग है, L के बाद फौरन M आता है, लेकिन M के बाद आता है N। N को यहाँ पे स्कीप किया गया है और डायरेक्टली लिया गया है O। अब O के फौरन बाद आता है P, यानी इन दोनों की जोड़ी ली गई है। अब P के बाद क्या आता है देखिए क्यू आता है, क्यू को स्कीप किया गया है। क्यू के फौरन बाद आता है आर, तो आर को लिया गया। अब आर के फौरन बाद, क्योंकि देखिए क्या किया गया, दो दो का पेयर लिया गया है, उसके बाद वाले अल्फाबेट को स्कीप किया गया। फिर ओपी का पेयर लिया गया है, उसके बाद क्यू आता है, उसको स्कीप किया गया। तो अब आर के फौरन बाद वाला आता है एस, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना चाहिए एस। अब देखिए एस के बाद आता है टी, तो देखिए टी को स्कीप किया गया है और डायरेक्टली यू एंड वी लिया गया है। इस तरह से ये जोड़ी जो बनाई गई है अल्टरनेट। ओके, तो यहाँ पर हमको दो दो का पेयर दिया गया है और एक स्कीप किया गया, यानी एल एम लेकर एन को स्कीप किया, ओपी लेकर क्यू को स्कीप किया, आर एस लेकर टी को स्कीप किया। तो यहाँ पर एस आना चाहिए आर के साथ में। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है, देखिए एस इसका यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। देखिए एस यहाँ पे इसका सही जवाब है। हम लोग आंसर में भी देख लेते हैं, देखिए आंसर भी दिया गया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो है एस इसका सही जवाब है। तो बस आपको इस तरह से सीरीज को पहचानना है, पैटर्न को पहचानना है और आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर आपको रिलेटेड वर्ड लेना है। देखिए बुक और पेपर में क्या कनेक्शन है, आपको ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। बुक और पेपर में जो कनेक्शन है वॉल में और जो उसके साथ पेयरिंग बनेगा उसमें सेम कनेक्शन होगा। तो पहले तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। वॉल पेंट, तो देखिए बुक के साथ अगर कवर होता तो हम वॉल के साथ पेंट ले सकते थे। सीलिंग बिल्कुल भी नहीं। ब्रिक और यहाँ पर है फ्लोर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर गौर करते हैं तो बुक जो है ये पेपर से बनती है, यानी पेपर जो है इसका बेसिक है, इसका रॉ मटेरियल है बुक का। तो वैसे वॉल का रॉ मटेरियल क्या है, वॉल किससे बनता है, वॉल बनता है ब्रिक से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रिक यहाँ पर इसका सही जवाब होना चाहिए। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है ब्रिक इसका यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए एनालॉजी से रिलेटेड ही है, यहाँ पर भी हमको रिलेटेड वर्ड ढूंढना है। तो देखिए फार्मर यानी किसान, किसान का अगर फसल से ताल्लुक है, तो यहाँ पर जो कारपेंटर है यानी जो लकड़ी वगैरह के जो काम करते हैं, बढ़ई जिसे कहा जाता है, तो उसका किससे कनेक्शन होगा, शूज से? तो जी नहीं, शूज का जो कनेक्शन होता है वो चमार से होता है, क्योंकि चमार का जो काम है वो शूज से रिलेटेड होता है। क्लोथ, तो कारपेंटर कपड़े की तो का व्यापारी तो नहीं होता है, इसका टेलर से हो सकता था क्लोथ का। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है फर्नीचर, हो सकता है ये भी। वॉल, तो वॉल तो नहीं हो सकता, दीवार बनाने का जो काम है वो मिस्त्री का होता है। तो यहाँ पर कारपेंटर अगर हम देखेंगे, जैसे फार्मर का कनेक्शन क्रॉप से, यानी उसका ताल्लुक जो है क्रॉप से है, फसल से है, किसान का। तो कारपेंटर यानी बढ़ई जो है उसका ताल्लुक फर्नीचर से होगा, क्योंकि कारपेंटर यानी जो लकड़ियों से सामान बनाते हैं फर्नीचर वगैरह, उन्हें कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है फर्नीचर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से है। इफ फ्राइडे फॉल ऑन 15 सितंबर 1992, व्हाट विल बी द डे ऑफ 26 दिसंबर 1992। तो देखिए अगर 15 सितंबर 1992 को जुमा पड़ रहा हो, तो 26 दिसंबर 1992 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे करना है आपको, इस ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है। देखिए 15 सितंबर को क्या कह रहा है, फ्राइडे है, और हमको पूछा है दिसंबर, और देखिए ईयर सेम है 1992, यहाँ पर सेम ईयर है, तो ईयर हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। हम सिर्फ मंथ के ऑड डेज लेंगे। तो देखिए सितंबर का 15 दिन तो गुजर चुके हैं। अब सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, इसमें से 15 दिन जो है कम हो गए, तो यहाँ पर 15 दिन बचे। ओके, तो अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं, अगर 15 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो इसके ऑड डे कितने निकल कर आते हैं, 7 एक 7, 7 दूनी 14, यानी सितंबर का हमारे पास निकलता है एक ऑड डे। ओके, ये एक ऑड डे हो गया। उसके बाद देखिए सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर होता है 31 का, तो 31 के महीने में निकलते हैं 3 जो है यहाँ पर ऑड डेज निकलते हैं। सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, उसके बाद आता है देखिए नवंबर, नवंबर होता है 30 का, और 30 महीने के जो दिन होते हैं उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। ओके, नवंबर हो गया। अब उसके बाद दिसंबर आ रहा है, दिसंबर की ये 26 डेज है,
तो हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं, 26 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21 आएगा। ओके, अब 21 आ गए यहाँ पर, कितना बच गया? 22, 23, 24, 25, 26, 5 बच गया। ये 5 को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इन सबका एडिशन हम ले लेते हैं। 5 और 2 कितना होता है? 7, 7 और 3 कितना होता है? 10, 10 और 1 कितना होता है? 11। देखिए यहाँ पर आ रहा है 11 और डेज निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो 11 है ना, इसको हम क्या करेंगे? अभी 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एका 7, 7 एका 7, कितने बच गए? जब 11 में से 7 गए तो 4 दिन बच गए। अब ये जो 4 दिन बचे हैं हमारे पास, ये हमको फ्राइडे से आगे जाना है। ओके, अब फ्राइडे से आगे जब हम जाएंगे 4 दिन, तो क्या आता है? देखिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कौन सा दिन आएगा उस दिन? ट्यूसडे का दिन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर ट्यूसडे इसका सही जवाब है। चेक कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ट्यूसडे यहाँ पर सही दिया गया है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। सितंबर के 15 दिन निकल चुके हैं, हम 92 92 को कैंसिल करेंगे क्योंकि सेम ईयर है। अब देखिए सितंबर के 15 दिन तो निकल चुके हैं, 15 दिन बच गए, तो हम पूरे 15 ले सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद हम ऑड डेज ही लेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर के 31 का महीना होता है, और 31 के महीने में 3 ऑड डेज निकल कर आते हैं। अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, नवंबर होता है 30 डेज का, उसमें 2 ऑड डेज निकल कर आते हैं। और ये जो 26 दिसंबर है, इसके हम पूरे 26 ले सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, या 15 और 26 को 7 से डिवाइड करके जो ऑड डे निकला था वो भी ले सकते हैं। अब देखिए इनका एडिशन अगर हम करते हैं तो कितना आता है? देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 6 कितना होता है? 16। तो 16 के 6 कैरी कितना आया? 1 आया। अब ये 1 और 3 कितने हो गए? 4, 4 और 2 कितने हो गए? 5, 5 और 2 कितने हो गए? ये 6, 6 और ये कितने हो गए? 7 हो गए। सॉरी, जस्ट अ मिनट, फिर से कर लेते हैं हम लोग। ओके, देखिए यहाँ पर ये 15, उसके बाद 3, उसके बाद 2, और उसके बाद यहाँ पर है ये 26 में ऊपर ले लेती हूँ इस तरह से। अब सही होगा हमारा। 6 और 5 होते हैं 11, 11 और 3 कितने होते हैं? 12, 13, 14, ये 15, 16 के 6 हासिल का आया 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 46। सॉरी पहले गलत हो गया था, 46 होते। तो ये 46 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एका 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छके 42। तो देखिए 7 छके 42 जब हम लेते हैं तो 42 चले गए, 46 में से कितने बच गए? 4 बच गए। यानी यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी 4 ही ऑड डेज निकल कर आ रहे हैं, और ये जो 4 आ रहे हैं ये फ्राइडे से 4 दिन आगे जाना है। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। तो इस हिसाब से भी देखिए सेम आंसर आ रहा है। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, या तो पूरे डेज ले सकते हैं या ऑड डेज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द क्वेश्चन बिलो हैज 3 आइटम्स having a certain relationship among them. The same relationship is expressed by sets of circle, each circle representing one item irrespective of its size. Match the item with right set of a circle. यानी मंदरजैल सवाल में 3 आइटम है जिनके माबैन मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं। दायरे के एक सेट के जरिए यकसा ताल्लुक जाहिर किया जाता है। हर दायरा साइज से कतई नज़र एक आइटम की नुमाइंदगी करता है। आइटम को दायरे के दुरुस्त सेट के साथ मिलाइए। तो हमको क्या करना है? सिर्फ यहाँ पर जो नीचे 3 चीज़ें दी गई हैं इनका ताल्लुक इसके हिसाब से किसमें से सही बैठ सकता है, एक ही वेन डायग्राम के जरिए हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमको बताना है। ओके, तो देखिए जिंक, कॉपर एंड आयरन। अब ये तीनों भी अगर हम देखेंगे तो तीनों भी क्या है? देखिए यहाँ पर तीनों भी धाते हैं, और तीनों भी सेपरेट सेपरेट धाते हैं। ओके, तीनों भी अपने आप में सेपरेट सेपरेट है। जिंक का कॉपर से कोई कनेक्शन नहीं है, कॉपर का आयरन से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, इनका आपस में ताल्लुक इस तरह से है कि ये तीनों भी धातों में आती हैं, लेकिन तीनों भी अपने अपने आज़ाद है, अलग है। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ये तीनों का अगर आपस में कनेक्शन होता था, तीनों एक दूसरे से कंबाइन होती थी, तो हम ओवरलैप लिए होते। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये एक सर्कल, अगर सपोज ये वाला अगर हमको यहाँ पर एक कोई सर्कल दे देता था, सपोज यहाँ पर एक हमको देता था मेटल्स का, या कोई धात का एक देता था हमको, और उसके बाद कोई एक अलग दे देता था, तो हम धात वाला अंदर ले लेते थे, और इनमें से कोई एक जो है कॉपर, आयरन या जिंक वगैरह कोई भी एक इसके अंदर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है इसका। ओके, अब ये तीनों, इसका मतलब ये होता है कि देखिए ये इस तरह से सपोज ये है,
धात, और इसके अंदर सपोज ये आ जाता है आयन, और सपोज ये आयन की बन जाती है चेयर वगैरह, कुछ भी इस तरह से हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर सपोज ऐसे होता था, इनमें से कोई एक सपोज जिंक नहीं होता था और यहाँ पर धात दे दी जाती थी। अगर यहाँ पर धात दे दी जाती थी तो हम इस तरह से सर्कल बना सकते थे, ये बड़ा धात का सर्कल, एक इसमें से कॉपर का और एक आयन का बन जाता था। लेकिन तीनों भी धातों के नाम दिए गए हैं, अलग अलग, अलहदा अलहदा, तो वो तीनों का भी जो है आपस में सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि तीनों धातुओं की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये अलग अलग है, अलहदा है, आज़ाद है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। वन मैन सेज टू अ लेडी, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर इज माई मदर, हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू ग्रैंडफादर ऑफ दैट मैन। यानी एक आदमी ने औरत से कहा, आपके भाई की वाहिद बेटी मेरी माँ है, तो औरत का उस आदमी के दादा से क्या रिश्ता है। देखिए आपके भाई की वाहिद बेटी नहीं होना चाहिए था, बहन होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। ओके, आपके भाई की बेटी थोड़ी होती है, भाई की बहन, मतलब आपके योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, यानी आपके भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। अब जाहिर सी बात है, वो जिस औरत से बात कर रहा है उसके भाई की इकलौती बहन वो खुद औरत होंगी ना, यानी वो जो लेडी है उस आदमी की, ये जो लेडी और आदमी में क्या कनेक्शन है, माँ बेटों का कनेक्शन है। यानी ये जो लेडी है इस आदमी की माँ हो गई। क्या कह रहा है वो, योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर, यानी आपके भाई की इकलौती बहन। तो वो जिस औरत से कह रहा है वही इकलौती बहन है उसकी, तो यानी वो औरत जो है फिर उस आदमी की, कहने वाले आदमी की माँ हो गई। अब कनेक्शन किसका पूछा है, औरत और आदमी का नहीं पूछा है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द ग्रैंडफादर ऑफ दैट मैन, तो उस औरत का उस आदमी के दादा से क्या रिश्ता है। तो अगर उस आदमी की वो माँ है तो उसके दादा की क्या लगेंगी, बहू लगेंगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है डॉटर इन लॉ यानी बहू इसका सही जवाब होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है डॉटर इन लॉ यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम रेट्रोस्पेक्ट। अब यहाँ पर ये जो रेट्रोस्पेक्ट दिया गया है इससे हम दर्ज झैल में से कौन सा लफ्ज तैयार नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, आप स्पेलिंग मैच कीजिए, अल्फाबेट मैच कीजिए। ओके, तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो अल्फाबेट है मैच करेंगे। देखिए यहाँ पर आर, ओके आर मिल गया, ये ई मिल गया, यहाँ पर एस होना था, देखिए यहाँ पर एस भी मिल गया, पी चाहिए था, देखिए यहाँ पर पी भी मिल गया, ई वापस ई चाहिए एक बार, वापस ई भी मिल गया, सी और टी भी मिल गया, तो ये बन सकता है। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, प्रोस्टर। तो देखिए क्या क्या चाहिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट देखिए क्या है, पी, देखिए यहाँ से पी है, ये पी हमको मिल जाता है यहाँ पे। ओके, आर, ये आर भी हमको मिल गया, ओ देखिए ओ भी यहाँ से मिल गया, एस चाहिए, देखिए एस भी यहाँ से मिल गया, टी ई आर, तो देखिए ये टी ई और ये आर भी मिल गया, तो ये भी बन सकता है। ओके, आप देखिए तीसरा वाला देखेंगे ट्रैक्टर। तो देखिए यहाँ से अब हम ट्रैक्टर का चेक कर लेते हैं, ट्रैक्टर बनता है क्या नहीं। देखिए टी आर ए, तो देखिए हमको यहाँ से ये टी, ये आर, अब ए नहीं है देखिए इसके अंदर कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये ट्रैक्टर जो वर्ड है ये हम प्रोस्पेक्ट से नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रैक्टर के लिए हमको ए चाहिए और प्रोस्पेक्ट के अंदर ए अल्फाबेट कहीं भी नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब होगा कि ट्रैक्टर हम इससे नहीं बना सकते। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गिवन है, क्या देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ट्रैक्टर जो है इस लफ्ज से नहीं बन सकता, प्रोस्पेक्ट से। तो देखिए जो सेट 10 था उसमें जितने भी सेट 10 के क्वेश्चन थे आज हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 11 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उसके हम जो है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और कोशिश रहेंगी कि टेट एग्जाम होने से पहले पहले हमारे पूरे सेट हो जाए। एक्चुअली थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी कोशिश रहेंगी कि जितने हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, और जो जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं अब तक के 2017 में हुए हैं सभी के सोल्यूशन मैं आपको करवा दूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो FH2 क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।